हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म में देखा था लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म के बारे में। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे द अनदर पार्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, दैट इज अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म हम जानते हैं उसका मतलब होता है टू प्रिजर्व, दैट इज ट्रेडिशंस को, अपनी वैल्यूज को, कस्टम्स को, सोशल स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करके रखना। एंड यहाँ पर अथॉरिटेरियन उसमें जब ऐड हो जाता है तो ये कहना चाहते हैं कि जो आइडियाज हैं जो हम कंजर्वेटिज्म में प्रोटेक्ट करने की इच्छा रखते हैं उसको क्या प्रोटेक्ट कर सकता है, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग स्टेट प्रोटेक्ट कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी ही उसको सपोर्ट कर सकती है। इसीलिए वो आइडिया देते हैं ऑफ एन अथॉरिटेरियन रूल। वो ये कहते हैं कि अगर आपको एक स्टेट में अपने आइडियाज को, ट्रेडिशंस, वैल्यूज को, कल्चर को प्रोटेक्ट करना है तो यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। आप इसको टेक एन एग्जाम्पल फॉर दैट। इमेजिन अ ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली जहां पर एक पेट्रियार्क है हु इज द हेड ऑफ द फैमिली। सो उनका ये मानना है कि वहां पर जितने भी डिसीजंस हैं, अगर मुझे इस फैमिली में अपने ट्रेडिशंस को और वैल्यूज को प्रोटेक्ट करके रखना है तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो फैमिली पे। एंड तभी ये जो ट्रेडिशंस मैं चाहता हूँ, जो ट्रेडिशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं मेरी फैमिली में, वो एग्जिस्ट करते रहे। वैसे ही एक स्टेट में होता है जहां पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है ऑन द स्टेट, वो उन आइडियाज को प्रिजर्व कर पाएगा, कंजर्व कर पाएगा। लेकिन आज जब हम देखते हैं कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टीज अराउंड द वर्ल्ड, वो यूजुअली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं, फ्री स्पीच को और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती हैं। लेकिन बैक इन द डेज, स्पेशली इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज, ऐसा नहीं था। वो डेमोक्रेसी से डरते थे। और क्यों डरते थे? क्योंकि उनका ये मानना था अगर हम सबको राइट टू वोट दे देंगे तो वो एक मॉब रूल बन जाएगा, राइट्स इरप्ट होंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कल्चर होगा, क्योंकि वहां पर हम सबको राइट दे रहे हैं। और उससे उनकी पावर जाने का भी उनको डर था कि ऐसा ना हो कि हम सबको रूल दे दें, हम सबके पास ये वोटिंग राइट दे दें और इससे हमारी पावर को कोई खतरा हो जाए। सो आज के टाइम पर जरूर ये कंजर्वेटिव जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन स्पेशली इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज इनका ये बिलीव था कि ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि सब लोगों को राइट टू वोट मिले, क्योंकि अगर सबको राइट टू वोट मिल जाएगा तो ये बन जाएगा मॉब रूल। एंड अगर ये मॉब रूल बन जाता है तो यहाँ पर क्योस होगा, राइट्स होंगे, एंड ऑल्सो उनको अपनी पावर जाने का डर बना रहता था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है हु इज अ सपोर्टर ऑफ दिस अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म, वो है जोसेफ डे मेस्टर, जो इस एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करते थे। सो जोसेफ डी मास्टर एक फ्रेंच फिलोसफर थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो क्योस, दैट इज किंग को एग्जीक्यूट कर दिया गया था और एक ऐसी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया था जिसमें फिर रेन ऑफ टेरर हो गया था, पूरा क्योटिक सिस्टम हो गया था, स्टैब्लिश हो गया था। तो वो इसीलिए उनका ये मानना है कि ह्यूमंस नेचुरली फ्लॉड है, इमोशनल है, वो अपने इमोशंस में कुछ भी फैसले लेते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखें, एक अनक्वेश्चनेबल किंग को पोजीशन में रखें। सो ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ दिस अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म। उनका ये मानना था कि जब तक एक अनक्वेश्चनेबल किंग बैठेगा जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, जिसको सब ओबे कर रहे हैं, तब तक सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, स्टेट स्टेबल रहेगा, वहां पर कोई भी किसी भी थ्रेट की डर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वहां पर क्योस है, लोग डर में जी रहे हैं, जैसा कि आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। उनका ये मानना था कि अगर हम कंप्लीट सोसाइटी में चाहते हैं कि ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी रहे तो हमें चाहिए कि कंप्लीट ओबीडियंस हो। और इसके रीजंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि जब कंप्लीट ओबीडियंस होगा, जब एक के हाथ में ही पावर है, तो वो सब कुछ चीजें कंट्रोल कर रहा है एंड वो अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल कर पाएगा, जो कल्चर एंड ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व करके रख पाएगा। जो अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म है वो फ्रीडम, जो ये अपराइजिंग्स होती थी उनसे बहुत डरते थे। उनका ये मानना था कि जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो ट्रेडिशंस को टीयर डाउन करना चाहते हैं और इन रेवोल्यूशन से ऐसे रेडिकल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं जो कि किसी चीज को फिक्स नहीं करेगा, बल्कि जो फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी है उसको फ्रैक्चर कर देगा। सो वो ये नहीं चाहते थे। एंड उनका ये मानना था कि अगर ऐसा होता है तो उससे क्या होगा, क्योस इरप्ट होगा और सोशल यूनिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जब ब्रिटिश रूल आया था इंडिया में एंड जब उन्होंने सती को बैन करना शुरू कर दिया था एंड हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जैसे एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, सो सती को बैन किया था उन्होंने इन द ईयर 1829। एंड हिंदू रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट आया था 1856 में। सो सब जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस किए थे ब्रिटिश ने, तो हिंदूज वर अगेंस्ट दीज एक्ट्स, इसलिए नहीं क्योंकि वो
क्रूअल रहना चाहते थे, बल्कि उनका ये मानना था कि ब्रिटिश का इंटरफेरेंस जिससे वो ये रेडिकल चेंजेस ला रहे हैं, वो हमारे जो बेसिक कल्चर है, जो हमारा कल्चर है उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो जो यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है अभी, वो डिसमेंटल हो जाएगी, वो क्योस में बदल जाएगी, विच वॉज वाई वो उनकी तरफ एक इतना स्ट्रांगली इन एक्ट्स की तरफ रिएक्ट करते हैं। जो 19th सेंचुरी का वर्ल्ड था वो एक बैटल फील्ड था आइडियोलॉजीज का। हमने बहुत सारी आइडियोलॉजीज की इमर्जेंस देखी है, वहां पर हमने आइडियाज देखे हैं लिबरलिज्म का, नेशनलिज्म का एंड सोशलिज्म का। एंड कंजर्वेटिज्म इन सब के अगेंस्ट था। वो नहीं चाहते थे कि लिबरलिज्म जो कि फ्रीडम को सपोर्ट करता है, वो नहीं चाहते थे कि एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दी जाए, क्योंकि ये सेल्फिशनेस है, ये लोगों को कुछ भी करने के लिए आज़ादी दे रही है। एंड वो इस वजह से एक मॉरल ब्रेकडाउन आ जाता है सोसाइटी में। नेशनलिज्म जो है वो उसके भी अगेंस्ट है, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर नेशनलिज्म स्टैब्लिश हो जाता है, अगर नेशनलिज्म एग्जिस्ट करता है, तो वो एक नेशन के प्रति ज्यादा लॉयल्टी दिखाएंगे रादर देन गॉड और रिलीजन, जो कि उनकी पावर को, स्पेशली द चर्च जो कि उस टाइम पर रूल करता था, उसकी पावर को कम कर देगा। एंड सोशलिज्म तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर सोशलिज्म आया तो जो चर्च रूल कर रहा है उसके पास जितनी लैंड है, जितनी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो भी उसको शेयर करनी पड़ेगी। सो वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करें। एंड उन्होंने कंप्लीटली डिफेंड किया है कंजर्वेटिज्म को, कंजर्वेटिव रूल को, एब्सोल्यूट अथॉरिटी को डिफेंड किया है, और अगेंस्ट दिस आइडियोलॉजीज वो उन्होंने बराबर फाइट की है। नाउ वी कैन सी द डिफरेंट एग्जाम्पल्स अराउंड द वर्ल्ड जहां पर ये अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म जो है वो मैनिफेस्ट करता है। सो जार निकोलस की एक बहुत ही सिंपल रेसिपी थी टू कीप रशिया स्टेबल। उन्होंने आइडिया दिया था ऑफिशियल नेशनैलिटी का, और उन्होंने इसके 3 पिलर्स बताए थे, दैट इज ऑर्थोडॉक्सी, ऑटोक्रेसी एंड नेशनैलिटी। सो ऑर्थोडॉक्सी से उनका ये मतलब था कि सबको रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को फॉलो करना है। ऑटोक्रेसी से उनका मतलब था कि जार के पास एब्सोल्यूट पावर है, जो जार कहेगा आपको वही करना है। एंड नेशनैलिटी दैट इज आपको रशियन ट्रेडिशंस में प्राइड लेना है। ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट द लिबरल आइडियाज। उन्होंने बहुत पूरी कोशिश की कि लिबरल आइडियाज रशिया में ना आए। लिबरल आइडियाज लाइक फ्री स्पीच, वोटिंग, इन सबसे वो उनको दूर रखने की कोशिश करते थे। फिर हमने जर्मनी में देखा ऑटोवन बिस्मार्क को। ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि लोग डिमांड कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड उनको चाहिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो। ऑटोवन बिस्मार्क ने क्या किया, उन्होंने स्टैब्लिश की, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया विच वॉज डेमोक्रेटिक। उन्होंने पार्लियामेंट को स्टैब्लिश किया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, बट जिस तरीके का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो जर्मनी के ऑटोवन वॉन बिस्मार्क ने क्या किया है, ही स्टैब्लिश्ड अ पार्लियामेंट। उन्होंने पार्लियामेंट स्टैब्लिश कर दिया, क्योंकि लोग चाहते थे कि एक पार्लियामेंट स्टैब्लिश हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो। सो ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। उन्होंने स्टैब्लिश किया गवर्नमेंट को, लेकिन पार्लियामेंट स्टैब्लिश करने के बाद पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं दी। जो एक्चुअल पावर थी वो किसके पास थी, बिस्मार्क के पास थी। सो ही मेंटेन हिज होल्ड, अपना कंट्रोल उन्होंने बराबर रखा है, एंड एक डेमोक्रेसी का इल्यूजन बना के लोगों को दिया है, जिससे लोग भी खुश रहें, एंड ही स्टिल मेंटेन द पावर। फिर हम देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस इन द कैथोलिक कंट्रीज। व्हाट आर द कैथोलिक कंट्रीज? कंट्रीज लाइक फ्रांस, स्पेन और इटली, जहां पर रोमन कैथोलिक चर्च जो है मैसिव इंपॉर्टेंस रखता है, मैसिव लैंड ओनर था। उन्होंने लिबरल और प्रोग्रेसिव आइडियाज को डिसरिगार्ड किया है, उनके अगेंस्ट रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर ये आइडियाज एग्जिस्ट करेंगे तो रिलीजन की इंपॉर्टेंस ह्यूमन लाइफ से कम हो जाएगी, और अगर रिलीजन की इंपॉर्टेंस ह्यूमन लाइफ से कम होती है, सो कैथोलिक चर्च की भी इंपॉर्टेंस कम होगी, विच दे डू नॉट वांट। जैसा कि हमने देखा है इन द इंडियन सिस्टम ऑफ जमींदारी, तो जमींदार थे वो नहीं चाहते थे कि लैंड रिफॉर्म्स हों, बट और वो इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर लैंड रिफॉर्म्स होंगे तो उनकी लैंड रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, एंड दे वर वेरी अगेंस्ट द लैंड रिफॉर्म, जो कि एक्चुअली में बेनिफिशियल थे। फिर 19th सेंचुरी में हमने देखा है पोप पियस के बारे में। उन्होंने लिबरलिज्म के आइडिया को, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म को कंडेम किया है, और अपने पोपल अथॉरिटी को, जो पैपल अथॉरिटी है सॉरी, उसको डिफेंड किया है। क्यों? और उसके लिए उन्होंने एक फेमस डॉक्यूमेंट लिखा था, दैट इज सिलेबस ऑफ एरर्स, जिसमें उन्होंने इन जो मॉडर्न आइडियाज थे उन पर एक वॉर डिक्लेयर कर दी थी, दैट इज ही वॉज अगेंस्ट देम
उनका ये मानना था कि लिबरलिज्म का मतलब है कि जो लोग हैं वो अपने मॉरल लॉज को छोड़ देंगे, क्योंकि वो एब्सोल्यूट फ्रीडम उनको दी जा रही है, उनको कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, तो वो अपनी मोरालिटी से मोरालिटी को छोड़ देंगे, अपने मॉरल लॉज को छोड़ देंगे। सोशलिज्म जो है वो चर्च की प्रॉपर्टी ले लेगा, इसलिए वो उसके अगेंस्ट थे। एंड नेशनलिज्म वुड मेक पीपल लॉयल टू कंट्री इंस्टेड ऑफ गॉड, जो कि वो नहीं चाहते थे। अपनी पावर को कम नहीं करना चाहते थे, पैपल अथॉरिटी को कंट्रोल रखना, अपनी पैपल अथॉरिटी को जिंदा रखना चाहते थे। और इस वजह से उन्होंने ऑल द अदर इज्म, दैट इज जितनी भी अदर आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट कर रही थी, उसको उसके अगेंस्ट उन्होंने एक वॉर छेड़ दी थी, उनको रिजेक्ट कर दी। कॉन्टिनेंटल कंट्रीज जो थी, कॉन्टिनेंटल कंजर्वेटिव कंट्रीज, लाइक जो मेनलैंड यूरोप की कंट्रीज थी, लाइक फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड इटली, जब 1900 अराइव हुई थी, उसके बाद भी वहाँ के जो एलिट्स थे वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो रेगुलर फार्मर या वर्कर है उसको एलिट्स जितने राइट्स दिए जाएं, दैट इज उनको भी वोटिंग राइट्स मिले। ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट थे। और ये हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स थे उसमें एक डिबेट थी अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि लोगों का मानना था कि तुरंत लोगों को ये फ्रेंचाइज, ये राइट देना, राइट टू वोट, जब वो उस चीज से इतना अवेयर नहीं है सही था या नहीं, बट इट वॉज द जीनियस ऑफ आर ड्राफ्टर्स कि उन्होंने ये राइट को जरूरी समझा। एंड आज हमारे सबके पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, हम सबको राइट टू वोट है। यहाँ तक कि हम ये भी देखते हैं कि कंजर्वेटिव्स इन इटली एंड जर्मनी के जो एलिट्स थे स्पेशली, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को बचाने के लिए फासिस्ट लीडर्स को भी सपोर्ट किया है, एग्जाम्पल मसोलिनी एंड हिटलर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म जैसे आइडियाज यूरोप को इन्फ्लुएंस करें, उनकी पावर को कम करें। वो क्या करते थे, भले ही वो मसोलिनी और हिटलर के आइडिया से एग्री नहीं करते थे, बट सिंस उनको मसोलिनी एंड हिटलर में ये दिखता था कि दे हैव पावर, तो भी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, इसलिए उन्होंने उनको फंड करना शुरू कर दिया। हाउएवर रिजल्ट जो था वो उसका अच्छा नहीं था, बट जो उनके पीछे का इंटेंशन ये था कि वो अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करें, अपनी पावर को मेंटेन करके रखें। आज हम किंग्स और पोप्स तो नहीं देखते हैं, लेकिन आज जो कंजर्वेटिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म का जो लिंक है वो हम देखते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म में। न्यू कंजर्वेटिज्म जो है वो इमर्ज हुई है इन द 1970s एज अ रिएक्शन अगेंस्ट लिबरल एंड परमिसिव कल्चर ऑफ द 1960s। यूएसए में 1960s के दौरान एक हिपी कल्चर डेवलप होने लगा था, दैट इज जिसका जो मन आ रहा है वो सब कुछ वही कर रहे हैं। सारे जो ट्रेडिशनल रूल्स थे उनको क्वेश्चन किया जाता था, जो ट्रेडिशनल आइडियाज लाइक मैरिज है, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं, रिलीजन है, इन सबको क्वेश्चन करने लगे थे। इसके अगेंस्ट में न्यू कंजर्वेटिज्म की थ्योरी डेवलप होती है, जहां पर वो ये बोलते हैं कि ये परमिसिव कल्चर, दैट इज डू व्हाट यू वांट वाला जो कल्चर है, ये हमारे सोशल फैब्रिक को खराब कर रहा है और हमें मॉरली करप्ट कर रहा है। इसकी वजह से हमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस कल्चर को, ये परमिसिव कल्चर को रोकें, अथॉरिटी को वापस लें, वापस से कल्चर ट्रेडिशन में बिलीफ को स्टैब्लिश करें। और इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इंडिया में जो वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ एक वेव है, दैट इज वी डू नॉट वांट आवर सोसाइटी टू बी वेस्टर्नाइज्ड, वही एक आइडिया ये दिखाता है अबाउट द अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म। हम नहीं चाहते कि हम इतने वेस्टर्नाइज हो जाएं कि जो हमारे बेसिक फैब्रिक है वो डिस्टर्ब हो, हमारी मॉरल फैब्रिक डिस्टर्ब। न्यू कंजर्वेटिव्स का मानना है कि कंट्री में सबको राइट्स दिया जा रहा है, सबके पास परमिसिव कल्चर है, तो वो एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो वो कंट्री जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। और ये इम्पोर्टेंट है कि वहां पर एक पैटर्नलिस्टिक, जब ऐसा होगा, जब एक सोसाइटी वीक हो जाएगी, फ्रेगमेंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस परमिसिव कल्चर, जहां पर आपका जो मन है, डू व्हाट यू वांट वाला जो कल्चर है, उसकी वजह से इंडिविजुअल्स एक आइसोलेटेड पर्सन की तरह बिहेव करते हैं, जिससे सोसाइटी वीक हो जाती है, फ्रेगमेंट हो जाती है। और ऐसी वीक और फ्रेगमेंट सोसाइटी जो कि आपस में ही लड़ रही है, आपस में ही जिसकी नहीं बन रही है, उस कंट्री को एक्सटर्नल थ्रेट्स का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इतनी फ्रेगमेंटेड सोसाइटी जो अपने आप को अंदर से ही नहीं बचा पा रही है, वो बाहर के थ्रेट से खुद को कैसे बचाएगी। लेकिन ये पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिव से बिल्कुल अलग है। प्लीज नोट दिस पॉइंट कि पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिव जो है वो एक पेरेंट्स वाले कंजर्वेटिव की तरह होता है, दैट इज जैसे पेरेंट्स हमारे साथ बिहेव करते हैं, अगर हम कोई गलती कर रहे हैं या फिर हम किसी भी मॉरली दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं या हमें कोई चीज सिखानी है, तो दे आर वेरी सॉफ्ट टू अस, वो हमें प्यार से समझाएंगे, बैठाएंगे और हमें बताएंगे कि किस तरीके से ये ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट है या ये वैल्यू इंपॉर्टेंट रखती है, आपको क्यों ये पाथ फॉलो करना चाहिए।
सॉफ्टली समझाते हैं, एक टेंडर तरीके से समझाते हैं। न्यू कंजर्वेटिज्म बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं सॉफ्टनेस में, कोई टेंडरनेस में बिलीव नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि अगर ऐसा है कि सोसाइटी डिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द ट्रेडिशनल पाथ, मॉरल पाथ, तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेट स्ट्रिक्ट रूल्स को, स्ट्रॉन्गर अथॉरिटी से डिसिप्लिन को वापस से स्टैब्लिश करे। इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी अथॉरिटी को बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को मेंटेन रखे सोसाइटी। अब ये थोड़ा-सा सुनने में कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, बट अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिव्स जो थे, सॉरी नियो कंजर्वेटिव्स जो थे, वो इकोनॉमिक रोल ऑफ स्टेट, दैट इज इकोनॉमी में स्टेट के रोल को कम करना चाहते थे, लेकिन सोशल एंड मॉरल मैटर्स में पूरा स्टेट कंट्रोल चाहते थे। उनका ये मानना था कि स्टेट को टैक्स कम करने चाहिए, डीरेगुलेशन करना चाहिए, प्राइवेट बिजनेसेस में बिलीव करना चाहिए, लेकिन जब कल्चर एंड रिलीजन की बात आती है तो वहां पर स्टेट को इनक्रेडिबली स्ट्रांग होना चाहिए और इंटरवेंशनिस्ट होना चाहिए। उनका यही मोटो था कि लेट द मार्केट्स बी फ्री, बट लोगों पर एक बहुत ही कड़ी नजर रखनी चाहिए। वो बिलीव करते थे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में, लॉ एंड ऑर्डर एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर क्राइम। उनका ये मानना था कि हम रिहैबिलिटेशन कल्चर नहीं रखेंगे क्राइम में, दैट इज अगर किसी ने क्राइम किया है तो ये नहीं कि हम उसको सजा देने के नाम पर उसको रिहैबिलिट कर दें, नो, हमें रिहैबिलिटेशन नहीं करना है, बल्कि उसको ऐसी पनिशमेंट देनी है कि जो आगे ये क्राइम करने का सोच भी रहे हैं उनमें भी एक डेटरेंस क्रिएट हो जाए। सो वो पनिशमेंट को एज अ डेटरेंस देखते थे। और ये हम देख सकते हैं चाणक्य की दंड नीति में, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर एक स्टेट में कंट्रोल मेंटेन रखना है, स्टेट को मत्स्य न्याय से बचाना है, दैट इज द माइट इज राइट वाले फॉर्म से बचाना है, जंगल रूल वाले जो एनार्की है उससे बचाना है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम दंड नीति को अपनाएं जिसमें ऐसे दंड दिए जाएं जहां पर लोगों को डर हो जाए उस क्राइम को दोबारा करने से, एक डेटरेंस क्रिएट हो जाए। सो यही नियो कंजर्वेटिव्स का मानना है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना चाहिए और पनिशमेंट के लिए स्ट्रिक्ट, क्राइम के लिए एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम क्राइम जो किया है उसको रिहैबिलिट करके उसको बेटर करने की कोशिश करें, नहीं, ऐसी पनिशमेंट दी जाए कि उसको लोगों में डर हो जाए कि ऐसी पनिशमेंट कभी भी दोबारा नहीं करनी। न्यू कंजर्वेटिव्स फैमिली को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मानते हैं अथॉरिटी के लिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि फैमिली स्टेट का एक छोटा वर्जन है, एक मिनी वर्जन है। और अगर फैमिली में जो चिल्ड्रंस है, जो वहां पर छोटे लोग हैं, दैट इज जो बच्चे हैं उस घर के, अगर वो अपने पेरेंट्स की अथॉरिटी नहीं मान रहे हैं तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो स्टेट की अथॉरिटी को भी डिक्लाइन कर देंगे, वो रूल्स नहीं फॉलो करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी अथॉरिटी की बात नहीं मानेंगे, जो उनका मन आएगा वो करेंगे। सो इस वजह से वो फैमिली को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं और कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है एक फैमिली के लिए कि वो अपनी फैमिली के स्ट्रक्चर में एक अथॉरिटी मेंटेन करे, पेरेंट्स को अथॉरिटी मेंटेन करनी चाहिए और ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को फॉलो करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस तरीके से अथॉरिटी की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, क्या रोल है उनके वो फॉलो करने चाहिए। दैट वॉज वाई अ फैमिली वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब ये फैमिली में वो ये चीज़ें सीख लेंगे तो स्टेट में जब वो बड़े होंगे तो वो अपने आप से स्टेट की अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, अपने रोल्स को सीरियसली लेंगे एंड मॉरली डिफ्लेक्ट नहीं। वो परमिसिव कल्चर को रिजेक्ट करते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। और उनका ये मानना है कि हम जब बहुत ज़्यादा पर्सनल फ्रीडम दे देते हैं एंड मॉरल प्लूरलिज्म की तरफ बढ़ते हैं तो सोसाइटी वीकन हो जाती है। नाउ व्हाट इज मॉरल प्लूरलिज्म? इसका ये आइडिया जो है वो ये कहता है कि कोई भी एक सिंगल तरीका नहीं है रहने का। आप सिर्फ ये नहीं बता सकते हैं कि दिस इज द राइट वे टू लिव, अगर आप इस तरीके से, दैट इज सपोज अगर कोई ये कहता है कि आप सुबह 4 बजे उठेंगे, आप वर्कआउट करेंगे, आप अच्छा खाना खाएंगे, क्लीन हैबिट्स होंगी आपकी एंड आप घर का बना खा रहे हैं, तो यही सही तरीका है रहने का, जीने का यही सही तरीका है। सो वो इसमें बिलीव नहीं करते थे, वो मानते थे कि सबका अपना तरीका होता है रहने का, सबका अपना सही तरीका होता है। आप किसी को ये नहीं बता सकते हो कि दिस इज द ओनली राइट वे टू लिव। सो मॉरल प्लूरलिज्म बिलीव करता है कि टू ईच इज देयर ओन, जैसा वो चाहते हैं उनको वैसा करने देना चाहिए। लेकिन कंजर्वेटिव्स कहते हैं कि ये इससे क्या होता है, जो सोशल ग्लू है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे आइडियाज एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबका अपना तरीका होगा तो उनमें एक क्लैश होगा, सब आइसोलेशन में हो जाएंगे, सब आइसोलेटेड बिहेव करेंगे और जो सोशल ग्लू है वो वीकन होने लगेगा, जिसकी वजह से स्टेट की यूनिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी। और वो ये नहीं चाहते थे, इसलिए वो ये चाहते थे कि ट्रेडिशनल एक स्ट्रांग अथॉरिटी, इसी वजह से वो स्ट्रांग अथॉरिटी को प्रमोट करते हैं जो एक तरीका बताएगी जिसको लोग को अनक्वेश्चनेबली फॉलो करना है। नियो कंजर्वेटिव्स जो हैं वो नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म को एक तरीका देखते हैं टू क्रिएट ए सोशल अथॉरिटी। अब कैसे? सी, जब हम
जो अपने एक डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, सपोज रिलीजन्स के डिफरेंस है, एथनिक डिफरेंसेस हैं, सो उन सब डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम उनको एक आइडेंटिटी से जोड़ें, विच इज नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म। टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर सब लोग एक, हम अगर इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, वी हैव वेरी डाइवर्स कल्चर, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप रह रहे हैं, तो अगर सब लोग अपने आप को एज अ हिंदू या फिर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैनिज्म, बुद्धिस्ट ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे तो एक डिविजन्स बन जाएंगे, एक ग्रुप बन जाएंगे जो कि आपस में ही लड़ेंगे, और इससे क्या होगा, ऑब्वियसली सोसाइटी वीकर होगी। न्यू कंजर्वेटिव्स कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि इन जो फ्रैक्चर्स हैं सोसाइटी में, इन ग्रुप्स को उनकी जो आइडेंटिटीज हैं उससे ऊपर एक आइडेंटिटी बनानी है जिससे ये एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी छोटी लगे। सो वो नेशनलिज्म का आइडिया देते हैं, जैसे कि जिसमें उनका ये कहना है कि सबको इंडियन फील होना चाहिए। टेक फॉर एग्जाम्पल द यूनिवर्सल सिविल कोड जो है वो यही बात करता है कि हम सबको एक ऐसे सिंगल रूल से जोड़ देना चाहिए, ऐसे मैटर्स जो कि पर्सनल लॉज गाइड करते हैं उसको हटा के हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्टैब्लिश कर देना चाहिए, ताकि जो एग्जिस्टिंग क्लैशेस होते हैं, जिसकी जो रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज की वजह से जो क्लैशेस हो जाते हैं वो ना हो, बल्कि हम सब एक ही लीगल लॉ से बन जाए। सो न्यू कंजर्वेटिव जो है वो यूसीसी को फेवर करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है जब ऐसा होगा तो सोशल यूनिटी स्ट्रेंथन होगी। वो मल्टीकल्चरलिज्म के अगेंस्ट है फॉर द वेरी सेम रीजन कि जब बहुत सारे डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट करेंगे तो एक ग्रुपिंग हो जाएगी। ग्रुपिंग नहीं चाहते हम सोसाइटी में, हम चाहते हैं कि एक होमोजीनियस या फिर पेट्रियोटिक ऐसा सोसाइटी रहे जहाँ पर लोग एक दूसरे से कनेक्ट करें, बॉन्ड टुगेदर, एक कॉमन आइडेंटिटी को फील करें। एंड इमिग्रेशन के तो वो बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये नेशनल यूनिटी और सोशल कोहेशन के अगेंस्ट है, बिकॉज वो अपने कल्चर्स लाएंगे, अपने बिलीफ्स लाएंगे जो कि लोगों को पसंद नहीं आएंगे, एंड फिर वहां से पर क्लैश होगा। और फिर हमने देखा था कि यूके में न्यू कंजर्वेटिव्स का जो इफेक्ट था वो हमने देखा है, वो लीड कर गया था ब्रेग्जिट में, जहां पर वो यूरोस्पेक्टिसिज्म के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज यूरोस्पेक्टिसिज्म? जो ये कहता है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो हमारे बेसिस पे सारे डिसीजंस लेता है, विच इज हार्मिंग आर सोवरेनिटी, और हम नहीं चाहते कि कोई भी और अथॉरिटी हमारे कंट्री के लिए डिसीजंस ले। इसी वजह से उन्होंने फाइनली 2020 में यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था, जो कि प्रोसेस बिगिन हुई थी इन द ईयर 2016। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। Now let us have a quick recap of जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले कि ऑर्डर ओवर अनलिमिटेड फ्रीडम, अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं देनी है, ऑर्डर को मेंटेन रखना है। फिर वो बात करते हैं फ्री मार्केट होना चाहिए पर सोसाइटी कंट्रोल होनी चाहिए। फिर वो बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक आयरन फिस्ट होनी चाहिए, दैट इज एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए। फैमिली डिफेंसिव शील्ड है अगेंस्ट द मॉरल डिफ्लेक्शन, क्योंकि फैमिली में ही हम ट्रेडिशंस को सीखते हैं, एंड जितनी भी चीज़ें हम अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना है, ट्रेडिशंस है, वैल्यूज है, ये सब हम फैमिली से ही सीखते हैं, और ये डिफेंसिव शील्ड है अगेंस्ट द मॉरल डिफ्लेक्शन। एंड फर्दर दिस वाज ऑल। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, थैंक यू।